यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद एक ऐसा किलर जिसके ऊपर मल्टीपल बुलेट्स फायर करने पर भी उसे कुछ नहीं होता था। आज तक पूरी मिलिट्री फोर्स इस किलर को पकड़ भी नहीं पाई है। इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है एक लेबोरेटरी को दिखाते हुए, जहां पर एक इंसान को कैद करके रखा गया था। दरअसल इस आदमी का नाम जेसन होता है, जो एक बहुत ही मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इसने तो आज तक कई अनगिनत जानें ली हैं। हर बार मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स इसे पकड़ने का ट्राई करते, लेकिन ये उन्हें मारकर भाग जाता। ये भी अफवाह फैली हुई है कि जेसन के पास हीलिंग एबिलिटी है। उसके बॉडी पर कोई भी घाव लगे तो वो उसे तुरंत ही हील कर लेता था। लेकिन इतने सालों की मुश्किलों के बाद आखिरकार मिलिट्री फोर्सेस ने जेसन को पकड़ ही लिया है। इसीलिए वो जेसन को एक लेबोरेटरी में रख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जेसन ताकतवर होने के साथ साथ बहुत चालाक भी था और वो हमेशा एक मास्क पहनकर रहता है। आज तक उसका चेहरा किसी ने भी नहीं देखा था। फिलहाल जेसन के ऊपर कुछ रिसर्च करनी थी, इसीलिए उसे लेबोरेटरी में बंद करके रखा गया होता है। वहाँ पर साइंटिस्ट एक केयरटेकर को भी रखते हैं, जो कि जेसन पर लगातार नजर रखेगा। अब जब केयरटेकर वहाँ से गुजर रहा होता है तो जेसन ने उसे घूरना स्टार्ट कर दिया। केयरटेकर को कुछ अजीब लगता है और वो एक तरीके से डरने लगा था। यहाँ तक कि जेसन के हाथ पैर बंधे हुए हैं, फिर भी उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, जो कि बहुत डरा देने वाली होती है। इसीलिए अब उस केयरटेकर ने एक कपड़ा लिया और जेसन के मुंह के ऊपर डाल दिया। इससे वो जेसन का चेहरा नहीं देख पाएगा और उसे डर भी नहीं लगेगा। अब हमें रूबी नाम की एक दूसरी वैज्ञानिक दिखाई जाती है, जो कि अपने सीनियर वैज्ञानिक से कुछ बात कर रही थी। रूबी को पता है कि जेसन कितना बड़ा क्रिमिनल है और अगर उसे मौका मिला तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए रूबी अपने सीनियर से बात करती है और कहती है कि अगर हमने जेसन को पकड़ लिया है तो हमें सीधा उसे खत्म कर देना चाहिए, ना कि उसे लेबोरेटरी में रखकर उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। पर सीनियर डॉक्टर जो कुछ सोल्जर्स के साथ था और उसी चैम्बर की तरफ जा रहा था जहाँ पर जेसन को बंद करके रखा गया है, उसने रूबी को साफ कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सीनियर साइंटिस्ट को पता होता है कि जेसन की बॉडी में कुछ तो ऐसी एबिलिटीज हैं जो एक तरीके से हीलिंग पावर्स और किसी भी घाव को एकदम से ठीक कर देती थी। तो इसीलिए सीनियर का ये विजन होता है कि वो उसकी एबिलिटी पर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और वही सेम एबिलिटी वो जेसन की बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके अपने मिलिट्री सोल्जर्स के बॉडी में डालेंगे, जिससे कि उनकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि सीनियर साइंटिस्ट और उसके लोगों का ये विजन एकदम सिंपल होता है। उन्हें जेसन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कुछ आउटकम निकालना था ताकि उससे कुछ फायदा हो। वैसे भी जेसन ने इतने सारे लोगों की जानें ली हैं, इसके बदले उन्हें कुछ तो एबिलिटी मिलनी चाहिए अपने यूएस मिलिट्री फोर्स के लिए। रूबी के मना करने के बावजूद भी सीनियर साइंटिस्ट अपने सोल्जर के साथ उस चैम्बर में पहुंच जाते हैं। वहाँ जेसन के ऊपर कपड़ा रखा गया था। जैसे ही उन लोगों ने वो कपड़ा हटाया तो पता चलता है कि वहाँ पर जेसन नहीं, वही केयरटेकर है जिसे कि उसने मार दिया था। यानी कि अब जेसन पूरी तरीके से आजाद है। जेसन अचानक पीछे से आकर उन सोल्जर्स पर ही हमला करने लगा। सोल्जर्स के पास कई सारे वेपन्स भी होते हैं जिससे वो फायर करते जा रहे थे। उनमें से कई सारी गोली तो जेसन को भी लग जाती है, लेकिन उसके ऊपर ये कुछ असर ही नहीं होता। जेसन और ज्यादा फुर्तीले तरीके से उन पर हमला करता है और एक एक को एलिमिनेट करता है। कई सोल्जर को तो उसने उनके ही वेपन का यूज करके खत्म कर दिया था। ये सारी चीजें देखकर तो बहुत ज्यादा डरने के बाद वो सीनियर साइंटिस्ट वहां से भागने लगा होता है। एक सोल्जर ने जेसन के बॉडी पर इतनी ज्यादा बुलेट मार दी थी जिससे जेसन थोड़ा सा पीछे तो हो जाता है, लेकिन उसकी जान बिल्कुल भी नहीं गई थी। वो तो पास में पड़ी हुई जंजीर की मदद से उन सोल्जर्स को खत्म करने लगा। उसमें जरा भी दया नहीं होती और वो किसी को भी सामने देखकर मारने लगता। रूबी बेचारी अभी भी बाहर थी क्योंकि उसे पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। जेसन ने वहां मौजूद ऑलमोस्ट सोल्जर्स को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि उनका सीनियर साइंटिस्ट जो भाग रहा होता है उसकी तरफ एक नुकीला वेपन फेंककर जेसन ने उसे भी खत्म कर दिया। बेचारा सीनियर वहीं पर गिरकर तड़पने लगा और अपनी जान छोड़ देता है। कुछ सोल्जर्स को तो जेसन ने उठाकर बाहर भी फेंक दिया था। बाहर की तरफ तो रूबी मौजूद थी, जिससे कि एक घायल सोल्जर कहने लगा कि जेसन आजाद हो चुका है और अब तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी खत्म कर देगा। रूबी जैसे ही पीछे देखती है तो वहाँ जेसन मौजूद था हथियार लेकर, यानी कि वो रूबी पर भी हमला करेगा। रूबी तुरंत ही शॉटगन लेकर फायर करने लगी जेसन के ऊपर। जेसन पर लगातार हमला करने के कारण वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाला है। जेसन तो एक साइको किलर में से एक था और उसका जो मन चाहे वो उसे ही मारता था। रूबी ने तो लगातार ऐसे ही हमला करते हुए उसे एक चैम्बर के अंदर भेज दिया। ये वो चैम्बर होता है जहाँ पर टेम्परेचर एकदम कम किया जाता है और किसी भी किलर को एकदम बर्फ के अंदर जमा देते थे। रूबी को ये ऑपरेट करना आता था तो वो तुरंत ही उसे मशीन में भेजने के बाद वहाँ का बटन दबाकर उस मशीन को एक्टिवेट कर देती है। मशीन एकदम से बंद हो गई और टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो गया। इतनी ज्यादा ठंड का असर तो जेसन पर साफ दिखाई दे रहा था।
एक समय पर तो रूबी को लगा कि जेसन जम गया होगा, पर जब वो उसके पास जाकर देखने लग जाती है तो जेसन ने अपनी चाकू से उसे मार दिया था। रूबी को बहुत ज्यादा चोट लग गई पेट की तरफ और वो मशीन भी थोड़ी सी खराब हो चुकी थी। टेम्परेचर जो अंदर कम हो रहा था वो अब बाहर भी कम होने लगता है। अंदर मशीन के अंदर मौजूद जेसन तो पूरी तरीके से बर्फ में जम गया था, वहीं बाहर भी टेम्परेचर कम होने के कारण रूबी भी जम जाती है। पूरी फैसिलिटी ही एक आइसबर्ग में कन्वर्ट हो गई थी, यानी कि अब जेसन और रूबी उसी बर्फ के अंदर फंसे रह गए हैं। धीरे धीरे अब इस मोमेंट को कई 100 साल बीत जाते हैं। अब ये पूरी पृथ्वी जैसी पहली थी वैसी नहीं रह गई होती। यहाँ कुछ सालों में इतनी पॉल्यूशन हो गई थी कि इंसान रह ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए इंसानों ने किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करने का ट्राई किया। वो सब तो सौर मंडल में किसी दूसरे प्लेनेट पर भी चले जाते हैं, यानी कि इस पुराने बंजर पृथ्वी पर अब कोई भी इंसान नहीं रहता। हमें तो अब दूसरे प्लेनेट के इंसान दिखाए जाते हैं जो कि पहले वाली पृथ्वी पर आकर कुछ रिसर्च कर रहे थे। इन सभी का यही मानना होता है कि हम किसी भी तरीके से पुरानी वाली पृथ्वी को वापस से रीजनरेट कर दें, वहाँ पर एक ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कुछ इंसान वापस से रह सकते हैं। इन्हीं चीजों के रिसर्च के लिए वो वहाँ पर आते हैं और लगातार अपनी खोज जारी कर देते हैं। अब वो सारे रिसर्चर्स ट्रेवल करते हुए उसी लेबोरेटरी में आ जाते हैं जहाँ पर कई साल पहले जेसन और रूबी कैद हुए थे। थोड़ी अपनी छानबीन करने के बाद उन्हें वो मशीन भी मिल जाती है जिससे ये चारों तरफ एकदम टेम्परेचर कम हो गया था। लेकिन अभी उन सारे लोगों को बिल्कुल नहीं अंदाजा कि इस जगह पर हुआ भी क्या था। वो तो सिंपली जब नोटिस करते हैं तो उन्हें वहाँ पर रूबी की डेड बॉडी मिली। उन सभी की बॉडी पूरी तरीके से बर्फ में जम चुकी थी। बट जब वो सब अपने एडवांस इक्विपमेंट से चेक करते हैं तो उन्हें रूबी की दिल की धड़कन सुनाई दी, यानी लिटरली रूबी इतने सालों बाद भी जिंदा थी। वो सभी रिसर्चर्स तो काफी शॉक हो जाते हैं और इन बॉडीज को अपने साथ लेकर रिसर्च करने के लिए लेकर जाते हैं। वहाँ मौजूद वो टेम्परेचर कम करने वाली मशीन को जब ओपन किया गया तो जेसन की भी बॉडी मिली। उसकी भी बॉडी पूरी तरीके से जम चुकी होती है। रिसर्चर्स को भी जब ये पता चला कि जेसन की भी धड़कन मौजूद है तो वो उसे भी अपने साथ लेकर जाने लगे। उन्हें क्या पता कि ये सबसे बड़ा खतरा है जो वो अपने साथ फ्री लेकर जा रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उन्हें फेस करने ही होंगे। अब उनमें से एक रिसर्चर जेसन को बाहर निकाल रहा होता है जो जम चुका था। जेसन के हाथ में अभी भी उसका वेपन मौजूद होता है। अचानक जेसन जो कि बर्फ में मौजूद था उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिरने लगता है। जेसन के हाथ में जो वेपन था वो सीधा जाकर एक रिसर्चर के हाथ पर लगता है और उसका हाथ ही कट गया था। इससे रिसर्चर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। बाकी टीममेट्स वहां पर आकर उस घायल पड़े हुए रिसर्चर की देखरेख करते हैं और उसे एक बहुत ही अच्छा पेन किलर देते हैं। उन्हें नहीं समझ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। फिर भी अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो जेसन और रूबी की बॉडी को लेकर अपने स्पेसशिप में चले गए। सबसे पहले उस घायल पड़े हुए रिसर्चर की ट्रीटमेंट की जाती है। ये पूरी दुनिया अब काफी आगे निकल चुकी थी। कई सालों पहले जो इंसान मेडिकल साइंस में इतना पीछे था वो अब काफी आगे निकल चुका है। हमें तो वही घायल रिसर्चर दिखाया गया जिसके हाथ अब वापस से जुड़ जाते हैं। ये दरअसल नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सारी चीजें करते थे, यानी कि अगर किसी के बॉडी पार्ट्स नहीं है तो वो उसे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके वापस रीजनरेट कर लेते। यहाँ तक कि किसी मरे हुए इंसान को भी वापस जिंदा करने का ट्रीटमेंट यहाँ पर आ चुका होता है। वो रिसर्चर अब पूरी तरीके से ठीक हो गया था और बाकी लोगों की काम में मदद करने लगा। वहीं एक लैबोरेटरी में रूबी को भी जिंदा करने का काम किया जा रहा होता है। उसके पूरे बॉडी पर जहाँ जहाँ डैमेजेस थे वहाँ नैनो टेक अप्लाई कर दिया गया। धीरे धीरे रूबी के सारे ऑर्गन्स काम करने लगे थे और वो थोड़े समय के अंदर एकदम ठीक हो जाएगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये होती है कि दूसरे चैम्बर में जेसन को भी ठीक किया जा रहा था। अब ये उन सभी को नहीं पता कि ये कितना बड़ा किलर है और इसके जाग जाने के बाद वो उनका क्या हाल करेगा। इन सब से अनजान वो सब तो जेसन को ठीक करते जा रहे थे। एक फीमेल रिसर्चर तो जेसन की आंख निकाल कर देखती है कि उसकी क्या हालत हो चुकी है। पहली बार उस लेडी ने जेसन का चेहरा भी हटाकर देखा जो पूरी तरीके से जल चुका था। उसका चेहरा सच में बेकार हो चुका था। अब इन चीजों को इग्नोर करते हुए सभी फीमेल रिसर्चर्स जो कि जेसन को ठीक कर रही थी वो अपने काम में लग जाती हैं। अब यहाँ रूबी के चैम्बर में कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार रूबी को होश आ गया था। उसके सारे बॉडी पार्ट्स और डैमेजेस एकदम से ठीक हो गए थे। पर रूबी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। तब जाकर वहाँ एक सीनियर मेंबर आता है जो कि रूबी को बताने लगा कि हम फ्यूचर में हैं। तुम्हें पुरानी वाली पृथ्वी से रेस्क्यू किया गया था और अब तुम हमारी पृथ्वी पर हो। रूबी का दिमाग चकरा रहा होता है, इसीलिए उसे आराम करने के लिए दे दिया गया। अब यहाँ पर वो सीनियर मेंबर तुरंत ही अपने एक बिजनेसमैन से बात करता है और बोलता है कि हमें कई 100 साल पहले की पुरानी पृथ्वी से लोग मिले हैं जिन्हें कि हमने नैनो टेक से जिंदा कर दिया है, तो इसके बदले हमें कई सारे पैसे मिल सकते हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन बता रहा था कि अब नैनो टेक यहाँ पर बहुत कॉमन हो चुकी है। कोई भी मरे हुए इंसानों को वापस जिंदा कर सकता है।
तो शायद ऑडियंस इस पे ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाए। बट उस बिजनेसमैन को पता था कि जेसन आखिरकार कौन है। उसने ये बता दिया कि जेसन एक किलर है और उसने उस समय में कितने सारे लोगों की जानें ली थी। हमारी ऑडियंस थोड़ा वायलेंस पसंद करती है तो शायद उन्हें जेसन भी अच्छा लगेगा। इसलिए बिजनेसमैन ने कहा कि तुम जेसन को जिंदा करने पर ध्यान दो। अब हमें वही फीमेल रिसर्चर दिखाई जाती है जो जेसन को ठीक कर रही थी। उसने सारे नैनो टेक्नोलॉजी उस पर अप्लाई कर दी होती है, यानी अब थोड़े समय में जेसन जिंदा हो जाएगा। हमें तो जेसन के हाथ और पैर भी हिलते हुए दिखाई देते हैं। उस फीमेल रिसर्चर को भी लगा कि शायद जेसन हिल रहा है, बट वो फिर अपने काम में लग जाती है। जब दूसरी बार उस फीमेल रिसर्चर ने मुड़कर देखा तो वहाँ के स्ट्रेचर से जेसन गायब था। जैसे वो सामने की तरफ देखती है तो जेसन उसे पकड़कर मारने लगा। उसने फीमेल रिसर्चर को इतना डैमेज पहुंचाया कि वो चिल्ला भी नहीं पाती। चारों तरफ ग्लासेस लगे होने की वजह से फीमेल रिसर्चर मदद भी नहीं मांग पाती और जेसन ने तो उसका सर पकड़कर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डाल दिया। फीमेल रिसर्चर का पूरा चेहरा एकदम सॉलिड बन चुका था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पाती और शायद उसका मरना तय है। बट जेसन इतनी आसानी से तो नहीं मारने वाला। उसने अब फीमेल रिसर्चर का जमा हुआ चेहरा बाहर निकाला और उसे एक डेस्क के ऊपर बहुत जोर से मार दिया, जिससे रिजल्ट ये निकलता है कि उस लेडी का पूरा चेहरा टूटकर वो मर गई थी। यानी जेसन का ये एग्रेसिवनेस अब तक गया नहीं है। वो तो अब वहां से सीधा निकल पड़ा बाकी रिसर्चर्स की जान लेने के लिए। अब यहाँ पर वो सीनियर मेंबर एक चैम्बर में आता है जहाँ पर रूबी आराम कर रही थी। सीनियर मेंबर रूबी को सारी चीजें समझाता है कि कैसे उन्हें रेस्क्यू किया गया और नैनो टेक्नोलॉजी से ठीक कर दिए गए। वो तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे साथ लेबोरेटरी में एक और पर्सन मौजूद था, उसकी भी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द यहाँ पर चालू है जो कुछ समय के अंदर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रूबी ने जेसन का नाम सुना तो वो बहुत ज्यादा डर गई। वो तो सीनियर ऑफिसर और कई सारे मेंबर्स को समझाती है कि जेसन को यहाँ लाकर तुम सभी ने बहुत बड़ी गलती की है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम सबको मार सकता है। सीनियर मेंबर तो ये बोल रहा था कि अब तक जेसन को जिंदा नहीं किया गया, उस पर रिसर्च अभी भी चालू है। रूबी ये बातें देखकर कंफर्म करना चाहती थी क्योंकि वो जरा भी रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए अब सीनियर मेंबर अपने साथियों से बोलकर जेसन के चैम्बर में जाते हैं जहाँ रिसर्च उसके ऊपर चालू थी। चौंकाने वाली बात ये हो गई कि जेसन वहां से गायब होता है। अब तो यहाँ सीनियर मेंबर और बाकी सारे रिसर्चर्स भी एकदम से घबरा गए थे। ये सारी चीजें ऐलान कर दी जाती हैं कि जेसन को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उन सभी को तो उस जगह पर सिर्फ फीमेल रिसर्चर की डेड बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी इस तरीके से थी कि इसे नैनोटेक भी ठीक नहीं कर सकते। इससे उन सभी को एक अंदाजा तो लग गया था कि जेसन कितना खतरनाक है। हर एक मेंबर चारों तरफ तलाशी लेने लगा कि वो खतरनाक कातिल कहाँ मिलेगा। अब वहाँ उस जगह पर बैक नाम का एक लीडर होता है जिसने कि अपने सारे टीममेट्स को ये बता दिया था कि हमें उस आदमी को मारना होगा, यानी कि वो जेसन की बात कर रहा होता है। लेकिन जो सीनियर था वो नहीं चाहता कि जेसन को मारा जाए। वो उसे अपने दूसरे प्लेनेट पर लेके जाकर काफी सारे बिजनेसमैन को ये देना चाहता था। इससे उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। सीनियर तो अब यहाँ बैक को सब कुछ बताने लगा कि अगर तुम उसे जिंदा पकड़ोगे तो आधा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा। बैक ने अभी के लिए तो ये हाँ कर दिया होता है, लेकिन जब वो अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचा तो उसने सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हमें जेसन को मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ो। ये इसलिए क्योंकि बैक को भी इससे अंदाजा हो गया कि जेसन कितना खतरनाक हो सकता है। उसने उनकी फीमेल रिसर्चर को जिस तरीके से मारा है वो कोई साइको ही कर सकता है। सारे मेंबर्स जल्द से जल्द अपने हथियार उठाते हैं और निकल पड़ते हैं हमला करने के लिए। हमें तो अब उस स्पेसशिप के अंदर एक कपल दिखाया गया जो कि अब बाहर निकल रहे थे, लेकिन जब लड़के ने दरवाजा ओपन किया तो वहीं सामने उसकी जेसन होता है। जेसन ने जरा भी सोचने का मौका नहीं दिया और अपना वेपन उसकी बॉडी में घुसाकर उसे मार दिया। उस लड़के की पार्टनर तो एकदम से डर जाती है और जेसन उसे लेकर कहीं और चला जाता है। बाकी मेंबर्स अब उस जगह पर आकर लेडी को बचा रहे थे और एक सेफ जगह पर लेकर जाते हैं। उस लेडी ने बताया कि इस अनजान आदमी ने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से मार दिया है और उसके पास बहुत सारे वेपन्स हैं। थोड़ा सा लोकेशन का अंदाजा होने पर तो बाकी सब उसी जगह पर घूम रहे थे उसे ढूंढने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ दो सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि किसी क्रिएचर से फाइट कर रहे थे। उनके पास वेपन होते हैं जो बहुत तेजी से एक क्रिएचर को तो मार देते हैं, लेकिन वो सोल्जर जान नहीं पाता कि उसके पीछे एक और क्रिएचर है। वो जैसे ही हमला करने के लिए आता तब तक दूसरे सोल्जर ने उस पर पलटवार कर दिया, यानी उन दोनों ने मिलकर उन क्रिएचर्स को खत्म ही कर दिया होता है। पर प्रॉब्लम तब हो गई जब जेसन उनके सामने खड़ा था। वो दोनों सोल्जर्स एकदम से चौंक गए कि इस पूरी चीजों के बीच में ये अनजान आदमी कौन आ गया है। फिर बाद में हमें रियलाइजेशन होता है कि ये पूरी चीजें एक सिमुलेशन गेम थी जिसमें वो दोनों सोल्जर्स क्रिएचर से लड़ रहे थे, वो भी वीडियो गेम के अंदर। पर अब जेसन ने तो बिल्कुल बिना सोचे अपनी तलवार से उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। गेम के अंदर जो वो दो सोल्जर्स के कैरेक्टर्स थे वो तो पूरी तरीके से कट जाते हैं।
वो सिमुलेशन गेम थोड़ी देर के लिए एकदम बंद हो गया था। अब तो उन सोल्जर्स को रियलिटी में जेसन दिखाई दे रहा होता है। जेसन ने तो तुरंत ही उन दोनों सोल्जर्स को अब रियलिटी में मारना स्टार्ट किया। एक सोल्जर को तो वो उठाकर तुरंत ही पटक देता है, वहीं दूसरा सोल्जर गन तो चला रहा था, लेकिन ये ऑब्वियसली जेसन के ऊपर कुछ असर नहीं करने वाला। जेसन उसका भी सर दीवार में लड़ाकर अब आगे बढ़ जाता है। बैक और उसकी पूरी टीम एकदम से चौकन्ने हो गई थी, क्योंकि लगातार उन्हें लोग मरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। वो जब गेमिंग रूम के अंदर आए तो उन्हें पता चल गया कि शायद जेसन यहीं कहीं होगा, पर जेसन अब पहली बार छुप छुप कर वार कर रहा था, क्योंकि उसे पता होता है कि उनके पास एडवांस वेपन है। चोरी चुपके उसने कई सारे और मेंबर को भी मार दिया। एक मेंबर तो यहाँ जेसन से फाइट करने का भी ट्राई करता है और कितने सारे पंचेस भी उसे मारता है, बट ऑब्वियसली जेसन के सामने कोई नहीं टिक सकता। उसने उस सोल्जर को उठाया और ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। बेचारा वो सोल्जर बहुत बुरी तरीके से मरता है। इससे बाकी सोल्जर्स का ध्यान उनकी तरफ आया और वो जेसन की तरफ भागने लगे। हमें तो एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो अपने लेबोरेटरी में बैठकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हालांकि रेडियो पर सारे सोल्जर्स बोल रहे होते हैं कि हम पर हमला हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुनता और अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी रहता है। तभी उस रिसर्चर की नजर एक मिरर पर गई। उसमें तो उसे जेसन की तस्वीर दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो उससे बचने लगा। अच्छी बात तो ये हो गई कि उस जगह पर बैक और उसके बाकी सारे साथी आ गए होते हैं। उन्होंने मल्टीपल हमले किए जो सीधा जेसन के ऊपर जाकर लगने लगे। पूरे चैम्बर के अंदर एकदम तबाही का माहौल था, पर वहां जाकर जब देखा जाता है तो जेसन उस जगह पर नहीं था। शायद वो बचकर कहीं और चला गया है। एक सोल्जर तो अपने बाकी साथियों की डेड बॉडी को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। उसके पास बाकियों से एडवांस गन मौजूद थी, इसीलिए वो ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। पर थोड़ी ही देर में उस सोल्जर के सामने जेसन आ गया, जिससे कि उसने लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसकी बुलेट्स इतनी ज्यादा तेजी से जेसन को लगती है, जिससे कि वो पीछे जाकर गिरने लगा और एक नुकीले हुक से उसकी बॉडी लटक जाती है। फिर उस सोल्जर ने हुक को ऊपर की तरफ कर दिया। जेसन वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। इन सारी चीजों से वो सोल्जर खुश हो जाता है कि आखिरकार उसने जेसन को पकड़ ही लिया। ये बातें उसने अपने बाकी सारे टीममेट्स को बताई, जिससे उनमें खुशी का माहौल छा जाता है। कैप्टन बैक को भी जब ये पता चला तो वो सोल्जर को वहीं रहने के लिए कहता है और वो भी उस जगह पर पहुंचने लगे थे। पर वो सोल्जर शायद कुछ ज्यादा ही खुश हो गया। उसे नहीं पता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ऐसा एक इमॉर्टल किलर है जो बहुत ही ज्यादा बेरहम था। जेसन तो हुक पे से उतरकर तुरंत ही उस सोल्जर को मार देता है। थोड़ी देर में जब कैप्टन बैक उस प्लेस पर पहुंच रहे थे तो उसने देखा कि जेसन तो वहां पर नहीं है, बल्कि हुक के ऊपर तो उसका खुद का साथी पड़ा हुआ था। ऑब्वियस बात है कि जेसन यहाँ से निकल चुका है। बैक के कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे और अब उनकी क्वांटिटी तो बहुत कम होती है। यानी अब बैक ने डिसाइड किया कि अब वो खुद ही जेसन से लड़ाई करेगा। वो अपनी गन लेकर जब आगे बढ़ रहा था तभी एक दीवार के पीछे से अपना हाथ जेसन निकाल देता है और बैक को बहुत बुरी तरीके से जकड़ लेता है। कैप्टन बैक अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेसन ने उसकी बॉडी में एक नुकीला वेपन घुसा दिया। बैक को इससे बहुत दर्द होता है, लेकिन वो जेसन से कहने लगा कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे बिल्कुल मार नहीं सकते इन चीजों से। जेसन उसके बॉडी में बार बार स्टैप करता ही जा रहा था। शायद अब बैक का बचना एकदम से नामुमकिन है। हमें तो अब स्पेसशिप के कंट्रोल चैम्बर में सारे लोग दिखाए जाते हैं, जिसके साथ सीनियर भी मौजूद था। रूबी भी बाकियों के साथ होती है, जो यही डिस्कस कर रही थी कि हमें यहाँ से निकलना होगा। उनमें से किसी ने आइडिया दिया कि सामने वाले स्पेस स्टेशन में हम उतर सकते हैं और फिर इस स्पेसशिप को कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत जल्द करना होगा, क्योंकि जेसन उनके ही तरफ बढ़ रहा था। जेसन अचानक से अब उस चैम्बर में आ जाता है हमला करने के लिए। स्पेसशिप जो एक बड़े से स्पेस स्टेशन पर लैंड होने वाली थी, वो अब वहां से टकराते हुए दूर निकल जाती है। उसके बहुत सारे सिस्टम एकदम बेकार हो चुके थे और देखकर यही लग रहा था कि स्पेसशिप भी अब डिस्ट्रॉय होने वाली है। बाकी लोग तो वहां से भाग चुके थे, लेकिन जेसन ने उस सीनियर साइंटिस्ट को पकड़ लिया। सीनियर ने तो जेसन से कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारे मनी दूंगा। उसने तो उस सीनियर को भी बहुत बुरी तरीके से मार दिया। रूबी और बाकी सब एकदम डरे हुए दूसरे चैम्बर में पहुंचते हैं। उन्होंने सारे डोर्स एकदम से लॉक कर दिए थे, जिससे कोई खतरा ना हो। उनके बीच डिसाइड होता है कि अगर वो सब एक एस्केपिंग पॉड में बैठकर यहाँ से निकल जाए तो ये स्पेसशिप तो कुछ समय में डिस्ट्रॉय हो ही जाएगी और उसके साथ साथ जेसन भी मर जाएगा। ये प्लान को कंटिन्यू करने के लिए अब कुछ वैज्ञानिक एस्केपिंग पॉड को कमांड देने के लिए चले जाते हैं और वहीं रूबी बाकियों के साथ उस एस्केपिंग चैम्बर की तरफ बढ़ रही थी। इतने ज्यादा खून खराबे को देखकर हर कोई डरा हुआ था, लेकिन ये ऑब्वियस बात है कि जब तक जेसन उस स्पेसशिप में मौजूद है तब तक किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। जेसन ने तो वहां के पायलट को भी मार दिया था, जो ये चीजें कंट्रोल कर रहा होता है।
रूबी जब आगे बढ़ रही थी तो उससे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो पता चला कि उस जगह पर बैक मौजूद है जो बहुत ही बुरी हालत में था। रूबी बैक को जाकर संभालती है और कहती है कि हम कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, तुम बस जरा सी हिम्मत रखना। बैक अब तुरंत ही बाकी साथियों के पास चली गई और कहा कि हमें स्पेस शटल से यहाँ से निकलना ही होगा। उन मेल मेंबर्स ने एस्केपिंग पॉड को कंट्रोल करना स्टार्ट भी कर दिया था, पर उनकी नसीब खराब थी कि पीछे की तरफ से जेसन आ गया। उसने तो अपने एक ही वार में दोनों को ही खत्म कर दिया और उनकी बॉडी का चूरा बना दिया होता है। वहां पर जो फीमेल लेडी थी वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि उसने एस्केपिंग पॉड को ऑन कर दिया और वो जो इकलौता एस्केपिंग पॉड था वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर डिस्ट्रॉय हो गया। उनकी आखिरी बची हुई उम्मीद भी अब खत्म हो जाती है और शायद अब जेसन बहुत बुरी तरीके से उन सभी को मारने वाला है। पता नहीं वो सब बच पाएंगे भी कि नहीं, वो सब हमें नेक्स्ट पार्ट में देखना पड़ेगा। हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।